हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस एकेडमी पटना। स्वागत है आपका हमारे इस नए सेगमेंट चाणक्य टॉक्स में। ये एक इंटरैक्टिव सेशन होगा जिसमें हम कुछ सीरियस इश्यूज पे बातचीत करेंगे जो कि आपके सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से आपको एक एनालिटिकल और इंटरैक्टिव अप्रोच को सीखने में मदद करेगा। हमारी आज की चर्चा ऐसे ही एक गंभीर मुद्दे पे है। हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि सब्जियों में, खास करके टमाटर के दामों में काफी बढ़ोतरी हुई है। ये अनप्रेसिडेंटेड प्राइस राइज जो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज में चल रहा है, इसके पीछे कई तरह के रीजंस हैं, इसके अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेस और इम्पैक्ट भी हैं, जिसके बारे में आज हम अपने सब्जेक्ट एक्सपर्ट से चर्चा करेंगे और उनके पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए इसके लिए एक प्रोबेबल सोल्यूशन की तरफ अपने ध्यान को अर्जित करते हैं। सर, हमारा ये जो अनप्रेसिडेंटेड राइज है एग्रीकल्चरल कमोडिटीज में, इस ट्रेंड को मद्देनजर रखते हुए आपकी क्या राय है? देखिए, इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा कंसर्न एक ग्लोबल लेवल पे काफ़ी सालों से चल रहा है। बिकॉज़ जैसे पैंडेमिक आया उसके बाद ग्लोबली सारे इकोनॉमीज़ ने पैसे को इकोनॉमी में पंप किया और उसकी वजह से आप देख रहे थे इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ रीच हो गया था, जिसकी वजह से लास्ट ईयर 2022 में वो कॉन्जिक्यूटिव 9 मंथ्स हमारा इन्फ्लेशन 6% के टॉलरेंस लिमिट से ज़्यादा रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबली सेंट्रल बैंक्स अपने इंटरेस्ट रेट को हाइक करके इन्फ्लेशन को नियंत्रण में लाने का प्रयास कर रहे थे। और ये सब चीज़ हो ही रहा था कि आज एक नया चैलेंज हमारे पास बनकर इमर्ज किया है कि एग्रीकल्चर के प्राइसेस में जिस तरीके से आग लगी पड़ी है, खासकर टमाटर के दामों में, उससे इन्फ्लेशन जो हमारा अभी कंट्रोल में आया था, अगेन नाउ इट हैज़ बीन क्रॉसिंग अराउंड 6%। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो गया इंडियन इकोनॉमी के लिए, बिकॉज अभी हमारा प्रायोरिटी होना चाहिए था जीडीपी ग्रोथ रेट को इंश्योर करना, जिसके लिए और ज़्यादा इंटरेस्ट रेट को लोअर करने की बात चल रही थी। लेकिन आज जो ये इन्फ्लेशन का समस्या आ गया है, एंड प्राइमरली बिकॉज ऑफ ये एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की वजह से जो आया है, ये एक पॉलिसी मेकर्स के लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज अभी फ्यूचर में देखने को इससे हमें मिल सकता है। सर, ये जो चैलेंजेस हैं ये काफ़ी लंबे अरसे से चल रही हैं, तो इसके जो हमारा इंडियन एग्रीकल्चर का 75 इयर्स का जो बैकग्राउंड रहा है, उसके बारे में या उसका क्या रोल रहा है इस इन्फ्लेशनरी ट्रेंड में, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, इंडियन एग्रीकल्चर एक काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल स्टोरी रहा था बिफोर द कॉलोनाइजर्स व्हेन दे केम टू इंडिया। उसके पहले हमारा एग्रीकल्चर काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा था। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए और जिस तरीके से उन्होंने रिग्रेसिव पॉलिसी इंडिया में इंट्रोड्यूस किया एग्रीकल्चर में, उसकी वजह से हमारा सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गया। और अगर इंडिपेंडेंस की बात करें तो एक तरीके से हम लोग कंप्लीटली इम्पोर्ट डिपेंडेंट थे अपने फूड रिक्वायरमेंट के लिए। और उसे में कहा जाता था कि यूएस हम पे एक तरीके से अंडर पीएल 480 स्कीम हम पे दान करके खाना देता था, और उसकी वजह से हम लोग अपने फॉरेन पॉलिसी और डोमेस्टिक पॉलिसी को भी इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट नहीं कर सकते थे, बिकॉज किसी भी देश के लिए फूड सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है कि अगर वो कंट्री सॉवरन रियल सेंस में है तो नहीं है। लेकिन और इस कॉन्टेक्स्ट में फिर लाल बहादुर शास्त्री का इसमें कंट्रीब्यूशन काफ़ी बड़ा है, बिकॉज उन्होंने जब ये स्लोगन दिया था जय जवान जय किसान, और उसके बाद अपने एक रिनाउंड इकोनॉमिक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट एम एस स्वामीनाथन को भेजा, और उन्होंने मेक्सिको जाके नॉर्मन बॉरलॉग के साथ मिलकर इंडिया में किस तरीके से ग्रीन रिवॉल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया, जिसको हरित क्रांति कहते हैं। और वो एक टर्निंग पॉइंट रहा है इंडियन एग्रीकल्चर स्टोरी में, जहाँ से पहले आपको वीट में इंट्रोड्यूस किया गया, फिर राइस में इंट्रोड्यूस किया। तो ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया में आया था, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप था जहाँ पे हम लोग फूड सिक्योरिटी को सक्सेसफुली अचीव कर पाए थे। और ये कहा गया था कि वी हैव टर्न इंडिया फ्रॉम शिप टू माउथ, फ्रॉम द राइट टू फूड, बिकॉज अभी आपको पता है इंडिया में सारे लोग के पास राइट टू फूड है अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, और इसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है ग्रीन रिवॉल्यूशन में। तो ये ग्रीन रिवॉल्यूशन का पॉलिसी गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा स्टेप था। और ग्रीन रिवॉल्यूशन में एक तरफ सरकार जो है वो फार्मर्स को इंसेंटिवाइज कर रही थी कि आप प्रोड्यूस करें क्रॉप्स को, और साथ साथ दूसरे तरफ से उनका प्रोक्योरमेंट को भी स्ट्रीमलाइन कर रही थी। और इसी कॉन्टेक्स्ट में मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी का कॉन्सेप्ट लाया गया, जहां एक तरीके से फार्मर्स को सब्सिडाइज किया जा रहा था पावर बिल एंड अदर थिंग्स में, और दूसरी तरफ से उनका प्रोक्योरमेंट कंफर्म हो सके, गारंटी हो सके, उनको एक मार्केट में जो प्राइस मिलना चाहिए वो मिल सके। इसके लिए सरकार ने एक एमएसपी की भी पॉलिसी लाई थी।
और ये दोनों चीज़ों की वजह से हमारा इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर एक तरीके से सेल्फ सफिशिएंट हो गया। और इनफैक्ट हम लोग कितने सालों से अभी वी आर प्रोड्यूसिंग मोर देन व्हाट वी नीड, और इनफैक्ट हम लोग कितने कंट्रीज को आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपने व्हीट और राइस कमोडिटीज। और अभी इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, घी, पल्सेस, मैंगो, इन सब में हम लोग लीडिंग प्रोड्यूसर हैं। एंड विथ रिस्पेक्ट टू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वी आर द सेकेंड लीडिंग प्रोड्यूसर। तो ये एक काफ़ी रिमार्केबल जर्नी है। लेकिन अगर आप आज की कॉन्टेक्स्ट में बात करें, जो इंडियन एग्रीकल्चर जिस चीज़ से गुजर रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बिकॉज आज जो एग्रीकल्चर है और 1960 और 70 की अगर एग्रीकल्चर की कंपैरिजन करते हैं, सो इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट गेम। बिकॉज अगर आज की बात करें तो आज हमारा 3 सबसे बड़ा चैलेंजेस है एग्रीकल्चर सेक्टर में। पहला तो हम लोग फूड सफिशिएंट हो चुके हैं, हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं व्हीट और राइस बहुत ज़्यादा। लेकिन प्रॉब्लम है कि इंडिया के सामने मैल न्यूट्रिशमेंट का एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। बिकॉज अगर आप देखते हैं रिपोर्ट में, तो इंडिया में जो स्टंटिंग और वेस्टिंग का रेट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। और इसका यही मुख्य कारण है बिकॉज सरकार ने एक तरीके से ओवर एम्फेसिस किया है व्हीट और राइस पे, लेकिन बाकी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होते हैं उस पर हमने बात नहीं किया है, उतना फोकस नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल पल्सेस के ऊपर, मिलेट्स के ऊपर एंड अदर थिंग्स के ऊपर। सेकेंड, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट आउटकम आज एग्रीकल्चर में देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन। क्योंकि अगर आप ग्रीन रिवॉल्यूशन को देखेंगे, जिस हिसाब से वो इंट्रोड्यूस किया गया था, तो उसमें ओवर रिलायंस ऑन वाटर, ओवर रिलायंस ऑन फर्टिलाइजर्स, ओवर रिलायंस ऑन पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया गया था, जिसकी वजह से हमने बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन को बढ़ा दिया गया। लेकिन उसकी वजह से जो इकोलॉजी को डैमेज हुआ है, बिकॉज आप देखेंगे अगर जिस तरीके से लैंड डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, ये भी काफ़ी बड़ा समस्या है। एंड थर्ड, जो आपके पास सबसे बड़ा समस्या जो आज इमर्ज करके आ रहा है, कि जो क्लाइमेट चेंज और ये जो नए नए इवेंट्स आज कॉन्स्टेंटली अनफोल्ड कर रहे हैं, जिसका अभी आप देखो टमाटर का दाम में भी आप उस चीज़ से सोच सकते हो। तो आज क्लाइमेट इज बिकम अ वेरी बिग फैक्टर इन डिटरमाइनिंग हाउ योर एग्रीकल्चर इज गोइंग टू बी। तो ये 3 चैलेंजेस आज इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर के पास काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ा कर रहा है। और इसी की वजह से आज एग्रीकल्चर सेक्टर उस लेवल से ग्रो नहीं कर पा रहा। बिकॉज अगर आप देखेंगे, हमारा टारगेट है 4% का एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट इंडिया टारगेट कर रहा है। बिकॉज इफ योर एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रोज बाई 4%, देन योर इकॉनमी ग्रोज बाई 8%। यही हम लोग मंत्रा फॉलो करते हैं। बट अभी अगर आप एवरेज देखेंगे एग्रीकल्चर ग्रोथ का, तो 2 से 3% हो रहा है। और साथ साथ अगर आप एनसीआरबी की डेटा देखेंगे, तो 50 फार्मर्स सुइसाइड कर रहे हैं हर दिन। उसके बाद अगर आप देखेंगे और डेटा, तो 50% हमारे एग्रीकल्चर हाउस होल्ड्स अभी भी कर्ज में हैं। और अगर आप और डेटास को एनालाइज करोगे, तो लगभग 86% फार्मर्स हमारे जो हैं वो स्मॉल एंड मार्जिनल है, मतलब वो 2 हेक्टेयर से कम वो करते हैं। तो आज ये बहुत स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम से हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम गुजर रहा है। और आने वाले समय में ये चैलेंजेस और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। लेकिन इसके कॉन्टेक्स्ट में गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स को भी ले रहा है। सर से हमने जाना कि हमारे करंट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं एग्रीकल्चर में, हमारा बैकग्राउंड क्या रहा, काफ़ी चैलेंजेस भी हैं इंडियन एग्रीकल्चर में, चाहे वो क्लाइमेट चेंज रहा हो, फार्मर सुसाइड रहा हो। लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट भी काफ़ी सारे मेजर्स ले रही है, जैसे कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का डाइवर्सिफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजर है। उसके बावजूद टमाटर के प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाइक्ड है। इसका रीज़न क्या है? देखिए मनाली, अगर हम बस टमाटर के रिगार्डिंग अगर बात करें कि आखिर टमाटर के प्राइसेस जो है आखिर क्यों सोर्स हुए, तो इसके पीछे कुछ पोटेंशियल रीजंस हैं। सबसे पहले आप देखिएगा कि टमाटर का ऐसा क्रॉप है, का प्रोडक्शन जो है कुछ इंडिया के लिमिटेड एरियाज़ में ही होता है। अगर मैं बात करूं, बेसिकली 2 भाग में अगर हम बांटें, जिसका मेजर सीजन है खरीफ और रबी। तो खरीफ सीजन में जनरली जो खेती आपके उत्तर प्रदेश और नासिक वाले बेल्ट में होती है, उससे जो है मेजर प्रोड्यूस मार्केट में आता है। और उस समय जो है टमाटर के भाव जब उसका वो जब फ्लश करता है मार्केट में, ऑफकोर्स सस्ता होता है। लेकिन जो अभी हाइक हो रहा है, ये प्रोडक्शन जो है मेनली महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पे सिचुएशन ऐसा बना कि प्रोडक्टिविटी जो है, प्रोडक्शन काफ़ी कम हुआ। इसके भी कुछ कुछ रीजंस हैं। सबसे पहला अगर आप देखोगे, तो इस साल आप देखिएगा कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हुए, जिसमें कि जो हीट था वो काफ़ी एक्सेसिव था। इस हीट के चलते आप देखिएगा कि पेस्ट का जो है वो अटैक हुआ टमाटर पे। और एक बीमारी हम बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कि जो वायरल डिजीज़ है, एक तरह से आप कह सकते हो कर्ल वायरल डिजीज़ होती है, जिसमें कि पत्तियाँ खराब हो जाती हैं, डैमेज हो जाती है। और इसके चलते जो है जो क्रॉप्स है वो डैमेज हो, और कॉन्सिक्वेंटली प्रोडक्शन जो है वो आपका स्लैश कर। ये तो चलो अभी की बात हुई कि इस साल ऐसा क्यों। लेकिन जनरली और भी चीज़ें हैं, जैसे कि टमाटर एक ऐसा सब्जी है, आप कहोगे, जिसका शेल्फ लाइफ काफ़ी कम होता है।
तो इसको आपको हर हाल में कुछ दिनों के अंदर बेचना होता है। इसके अलावा आप देखोगे ट्रांसपोर्टेशन आपका काफ़ी रोबस्ट होना चाहिए कि आप मार्केट में तुरंत टमाटर की जो है सप्लाई दे पाओ। अदरवाइज़ वो फिर से जो है वही समस्या होगी कि वो पेरिशेबल आइटम है, वो जो है वेस्ट हो जाए। तो ये सभी कुछ-कुछ समस्याएँ हैं जिसके चलते टमाटर के दाम जो है इस साल काफ़ी बढ़े हैं। अगर मैं सम अप करूँ तो लिमिटेड एरिया में कल्टीवेशन, शेल्फ लाइफ कम होना, इसके अलावा आप देखोगे इस साल एक्सट्रीम हीट के चलते जो पेस्ट का अटैक हुआ और जो बीमारियाँ हुई, मैंने आपको बताया भी था कि जो वायरल कर्ल डिजीज़, इसके चलते जो क्रॉप में रिडक्शन हुआ, ये सभी कुछ-कुछ पोटेंशियल रीज़न हैं, इसके चलते जो टमाटर का क्रैश हुआ है दाम कॉन्स्टेंटली। पेट्रोल मैं बोलूँगा कि पेट्रोल के आगे बढ़ गए। आपने ये भी देखा होगा कि मैकडी ने टमाटर देने से मना कर दिया। मज़े की बात ये है, तो ऑफ कोर्स टमाटर के जो भाव हैं वो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है इकोनॉमी। सर ये तो हमारे रीजंस थे, पर इसके इम्पैक्ट्स के बारे में बात करें तो क्या इसका कॉन्सिक्वेंस है, क्या इम्पैक्ट रहा, ना कि सिर्फ हमारे मार्केट्स पे, बिजनेस पे, वॉल्मेटाइजेशन पे, बल्कि सबसे इम्पोर्टेंटली हमारे फार्मर्स और कंज्यूमर्स पे इसका कितना ज़्यादा और किस हद तक इम्पैक्ट चल रहा है? पहला इम्पैक्ट तो मैंने अभी जस्ट बताया कि मैकडी ने जो है टमाटर अपने मेन्यू से हटा दिया। तो ये तो लेकिन चलिए मज़े की बात हो गई। लेकिन अगर हम बात करें कि प्राइमरी जो आपका कंसर्न है, जो टमाटर है, वो फार्मर्स और कंज्यूमर दोनों को इम्पैक्ट करता है। टमाटर की जो वोलेटिलिटी है प्राइस में, अगर आप गौर से देखिए, इसके चलते जो फ्लक्चुएशंस होते हैं, आप गौर करिए कुछ दिन पहले एक ऐसी भी न्यूज़ आई थी कि 1-1 रुपए किलो टमाटर बेच रहा था, उसका प्राइस हाई कराने के लिए टमाटर जो है किसानों ने रोड पे फेंक दिया। तो ये जो फ्लक्चुएशन है इसके चलते किसान पर काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं। उन्हें एक प्रॉपर पैसा नहीं मिलता है। उनका कोई इनकम जो है इससे जब आप कर्टेन नहीं कर पाओगे तो वो फिर दूसरे तब क्रॉप की कैसे तरफ करें? डाइवर्सिफ़ाई कर सकते हैं। ठीक है? इसके अलावा आप कंज्यूमर की बात करें तो ऑफ कोर्स टमाटर को जो है हमें किचन का राजा बोलते हैं हम लोग। हर एक सब्जियों में यूज़ होता है, काफ़ी वर्सेटाइल वेजिटेबल है। तो अगर इसका भाव बढ़ रहा है तो पॉकेट पे भारी पड़ेगा और कॉन्सिक्वेंटली जो अदर सेक्टर्स हैं, जैसे आपके जो फ्राइज़ वाले आइटम हैं, आपके जो रेस्टोरेंट्स हैं, जैसे मैकडी का ही मैंने एग्ज़ाम्पल दिया, उसने अपने मेन्यू से हटाया, तो कॉन्सिक्वेंटली वो इकोनॉमी में क्या करेगा कि एक इन्फ्लेशनरी जो है ट्रेंड लाएगा, ठीक है? तो कंज्यूमर भी प्रभावित हो रहे हैं, आपके फार्मर्स भी प्रभावित तो है जो है इक्वली हो रहे हैं इससे। इसमें मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा जो उन्होंने कहा अभी कि जो इकॉनमी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, बिकॉज अगर आप देखेंगे इंडिया में जिस इन्फ्लेशन को हम लोग टारगेट करते हैं वो है आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और अगर आप सीपीआई के बास्केट में देखेंगे तो लगभग 50% हमारा फूड एंड बेवरेजेस सेक्टर कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो इससे यही प्रॉब्लम होता है कि जब एग्रीकल्चर में हल्का सा भी आपको दाम बढ़ता है तो हमारा इन्फ्लेशन जो है सीपीआई वो आपका ऑटोमेटिकली जंप कर जाता है। और उसकी वजह से अगेन फिर आरबीआई एक डिलेमा में फंस जाती है कि भैया इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए या ग्रोथ को इंश्योर करना है। और क्योंकि अगर इन्फ्लेशन 6% से ज़्यादा हो जाएगा तो अगेन उसको रेपो रेट को अपना हाइक करना पड़ेगा। सो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है, बिकॉज इंडिया में जिस तरीके से हम लोग इन्फ्लेशन को टारगेट करते हैं उसमें एक तरीके से ओवर एम्फेसिस दिया गया है फूड एंड बेवरेजेस को। तो इससे इकॉनमी पे काफ़ी ज़्यादा समस्या इन द नियर टर्म आ सकता है। सर ने अभी कहा कि हमारे फार्मर्स को बहुत लॉस होता है। गवर्नमेंट का एक टारगेट था डबलिंग फार्मर्स इनकम बाय 2022, जो अनफॉर्चुनेटली हम अचीव नहीं कर पाए। पर इसको डबल करने के लिए कुछ मेजर्स लिए गए थे, जैसे कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। सर तो इसमें इसको क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन से को लेकर फार्मर की इनकम को मैक्सिमाइज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हाँ, रिसेंटली आजकल गवर्नमेंट जो है वो अपने क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जोरों शोरों से प्रमोट कर रही है, बिकॉज अभी अगर आप देखेंगे तो इंडिया में 23 क्रॉप्स के लिए एमएसपी को अनाउंस किया जाता है। बट अगर आप प्रोक्योरमेंट ग्राफ को देखेंगे तो मैक्सिमम प्रोक्योरमेंट केवल राइस और व्हीट का होता है, जिसकी वजह से बाकी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस होता नहीं है। और अगर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा एक ऐसा हिडन एरिया है जिससे फार्मर इनकम को बढ़ाने का काफ़ी ज़्यादा अच्छा पोटेंशियल है। बिकॉज अगर आप स्टडी देखेंगे तो अराउंड 80% जो हमारे एग्रीकल्चर में जो एरिया क्रॉप्ड है वो आपको राइस एंड व्हीट और ये कोर्स ग्रेन क्रॉप्स है, और इनका जो कंट्रीब्यूशन है हमारे एग्रीकल्चर में वो 40% है। सो 80% ग्रॉस क्रॉप एरिया है इन पर्टिकुलर कोर्स ग्रेन्स का, एंड देयर प्रोडक्शन इज 40% टू एग्रीकल्चर आउटपुट। और बाकी जो 20% का ग्रॉस क्रॉप एरिया है जिसमें हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स और ये सब होते हैं, इनका कंट्रीब्यूशन 80% टू द एग्रीकल्चर, 60% टू द एग्रीकल्चर जीडीपी।
तो ये एक बहुत बड़ा एरिया है जिस पे गवर्नमेंट अभी फोकस कर रही है, किस तरीके से फार्मर्स को ट्रेडिशनल क्रॉप्स जो कि राइस व्हीट है उनसे हटाकर फ्रूट वेजिटेबल्स इनकी तरफ बढ़ाया जा सके। और इसी कॉन्टेक्स्ट में गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम्स लाए, जैसे नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड को बनाया गया, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर बनाया गया। तो ये सब स्कीम्स को गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली लाया है इन ऑर्डर टू डाइवर्सिफाई द एग्रीकल्चर सेक्टर। ये तो हुई हमारे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के बाद। बाकी प्रॉब्लम्स जो हैं या जो चैलेंजेस हैं उसके भी अलग अलग तरह के कॉन्सिक्वेंसेस हैं। उसके लिए गवर्नमेंट तरह तरह के मेजर्स ले रही है, चाहे वो शॉर्ट टर्म्स में हो, लॉन्ग टर्म में हो। आरबीआई के इन्फ्लेशनरी मेजर्स हैं, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, लेकिन उसके बावजूद हम लोग इन्फ्लेशनरी ट्रेंड को मैप नहीं कर पा रहे हैं या फिर उसको ठीक से एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रहे हैं, ताकि हमारे फार्मर्स, हमारे कंज्यूमर्स तक सही प्राइस रहे, वो प्राइस स्टेबिलिटी रहे या प्राइस वॉलेटिलिटी हम लोग मेंटेन कर पाए। तो इसके लिए क्या और किया जा सकता है गवर्नमेंट की तरफ से, फार्मर्स की तरफ से, और कंज्यूमर्स को पे बर्डन ना हो उसको रोकने के लिए? देखिए, अगर ये चर्चा हमारी चल रही है, टमाटर से ही मैं स्टार्ट करता हूँ कि टमाटर के भाव जो इस बार बढ़े, और आप गौर से देखोगे ये एनालिसिस, तो वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट टोमेटो, वी आर टॉकिंग अबाउट टॉप 3 जो आपके वेजिटेबल्स हैं, जो कि हमेशा ही रडार में रहते हैं गवर्नमेंट के, उनके प्राइस को कंट्रोल करना, बिकॉज दे विल बी ऑलवेज गोइंग टू इम्पैक्ट द कंज्यूमर्स। ऑफ कोर्स आपका टोमेटो हो गया, ऑनियन हो गया और पोटैटो हो गया, 3 सब्जियां हैं, इनके भाव को कंट्रोल करना एक प्राइमरी टारगेट रहता है एक तरह से गवर्नमेंट का। और ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट जो है इसके लिए हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है, गवर्नमेंट काफ़ी स्कीम्स लेकर के आई इसको ट्रैक करने के लिए। सबसे पहले आप ऑपरेशन ग्रीन अगर आप देखोगी, तो ऑपरेशन ग्रीन में गवर्नमेंट ने ये बोला कि हम 50% जो है सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे लॉजिस्टिक्स में, मेनली ये जो ट्रांसपोर्टेशन है, आपकी जो कोल्ड चेन फैसिलिटी है उसके लिए ऑफ कोर्स। उसके बाद से ऑपरेशन हमारी गवर्नमेंट जो है, इन्होंने एक आप कहिएगा कि इंटेलिजेंस अर्ली वार्निंग सिस्टम लेकर के आया, जिसमें कि हमेशा ही एक ट्रैक डाउन करते रहते हैं इनके प्राइसेस को, और उनके पास एक तरह से ये अलर्ट सा जाता है कि भाई इनके दाम बढ़ सकते हैं, और फिर वो पहले ही तैयार हो जाते हैं कुछ ऐसे मेजर्स के साथ जिससे कि प्राइसेस को कंट्रोल कर सके। अगर मैं और भी बात करूं इसके अलावा, जैसा कि सर बता रहे थे कि ऑफ कोर्स हॉर्टिकल्चर स्कीम्स आई हैं, इसके साथ हम कॉरिडोर्स वगैरह प्लान कर रहे हैं। इवन बिहार में अगर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए जो है मुख्यमंत्री बागवानी योजना लॉन्च की गई है, 13 डिस्ट्रिक्ट में प्लान किया गया है। इसके साथ साथ और भी आप देखोगे कि नाफेड जो है वो ऑफ कोर्स ट्रैक करता है कि भाई जो भी हमारी फल सब्जियां हैं उनको जो है हम कैसे जो है सपोर्ट्स करें, और मंडीज भी हमने बनाई है कि प्रोक्योरमेंट जो है एक स्ट्रीमलाइन प्रोसेस में हो। लेकिन बात करें कि इनके बावजूद भी पेट्रोल के भाव को क्रॉस कर गया, तो कुछ ना कुछ तो कमी है ऑफ कोर्स। तो कमी अगर देखोगे तो सबसे पहला आप देखोगे तो ये है बफर स्टॉक ना रखना। एक प्रॉपर बफर स्टॉक रखने की जरूरत है कि ऐसे सिचुएशन में आप कंज्यूमर्स को सस्ते दरों पे उपलब्ध कराओ, क्योंकि आपको हमेशा कंज्यूमर्स का ध्यान रखना। इसके अलावा ये बफर स्टॉक होगा तब जब आप उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ाओगे। पहला तो ये कंसर्न था ना कि सेल्फ लाइफ कम है, पेरिशेबल आइटम है, तो उसके लिए आपको कोल्ड चेन नेटवर्क बनाने की जरूरत है। कोल्ड चेन नेटवर्क अगर आपने बना लिया तो आप बफर स्टॉक कर सकते हो। इसके अलावा जो मैं बोल रहा था कि चूंकि प्रोडक्शन एरियाज लिमिटेड हैं, तो आपको फार्मर्स को इनकरेज करना होगा कि भाई आप जो है और भी जो ट्रेडिशनल एरिया नहीं है वहां पे भी खेती इसकी की जाए, तो उससे आपका प्रोडक्शन जो है वो सर्ज हो। इसके अलावा अगर आप देखोगे कि भाई क्योंकि किसान जो है वो हमेशा जो मार खाता है कि जब प्रोडक्शन अच्छा होगा तो भाव गिर जाएगा, प्रोडक्शन कम होगा तो चूंकि वो उतना प्रोडक्टिविटी उसकी नहीं होगी तो वो हमेशा घाटे में किसान भी रहता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मेरे पास डेटा है कि इस साल की अगर बात करें तो महाराष्ट्र और कर्नाटका वाले बेल्ट में तो ये स्लैश हुआ है प्रोडक्शन का, तो पिछले साल इसी मंडी में ऑलमोस्ट 5.5 लाख क्विंटल जो है प्रोक्योरमेंट की गई थी टोमेटोज की, और इस साल जो है वो 3.2 लाख क्विंटल बस हुई। तो आप देख सकती हैं कि कितना ज्यादा स्लैश हुआ है प्रोडक्शन में। तो हमें किसानों के लिए जो स्कीम्स आई हैं उसमें भी इनरोलमेंट की इसमें जरूरत है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ऐसी स्कीम से जो है इनरोल करें कि उन्हें डर ना रहे कि चलो पेरिश होगा तो फिर से बोएंगे, हमें तो इंश्योरेंस मिल रहा है ना। आपको फार्मर्स को इनकरेज करना होगा प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, ठीक है। इसके अलावा भी आप और भी मेजर्स अपना सकते हैं। कोल्ड चेन आपने ठीक कर दिया, अब मार्केटिंग का इशू है।
कि आप मार्केट में कैसे पहुंचा रहे हो। तो ट्रांसपोर्टेशन आप रॉबस्ट करो, कनेक्टिविटी अच्छी करो, मंडीज में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल अगर इश्यूज हैं, वहां पे कोल्ड चेन बनाओ। और एक और चीज ये है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसे कॉन्सेप्ट लेकर के आओ कि जो फार्मर से वो डायरेक्ट जो खरीदार है उसको अपना सामान बेचे, ठीक है। और इसके लिए हम जो है क्या कर सकते हैं, रोपिंग कर सकते हैं बड़े बड़े अपने जो भी जायंट्स हैं, एफएमसीजी जायंट्स हैं जो कि कैचअप वगैरह बना रहे हैं, है ना। एक और महत्वपूर्ण इसमें बात है कि अगर आप प्रोसेसिंग करते हो टमाटर के और मार्केट को आपको स्टेबलाइज करना है, जैसे हमने दूध का स्टेबलाइज किया, दूध का मार्केट पहले स्टेबलाइज नहीं था, लेकिन वर्गीस कुरियन ने जैसे ही ये टेक्नोलॉजी निकाली कि भाई हम पाउडर बना सकते हैं दूध को, तो उसका मार्केट स्टेबल हो गया। तो अगर आप शेल्फ लाइफ बढ़ा दोगे किसी भी प्रोडक्ट की तो उसका मार्केट स्टेबल हो जाता है, कंटिन्यूटी फिर मार्केट में बनी रहती है। इसके लिए गवर्नमेंट जो है, हम टमाटर से क्या बना सकते हैं, प्यूरी बना सकते हैं, ठीक है। डिहाइड्रेटेड जो उसके चंक्स होते हैं वो बना सकते हैं, जो कि रेस्टोरेंट्स वगैरह में यूज होते हैं। तो उसको बनाने के लिए हमें इनकरेज करना चाहिए। और इसमें एक समस्या ये है कि इस पे जीएसटी रेट्स काफी हाई हैं। तो गवर्नमेंट अगर जीएसटी रेट्स को स्लैश डाउन करे, यहाँ पे थोड़ा कम करे, तो इसमें जो है इन्वेस्टर्स कूदेंगे और इसके जो है प्रोसेस्ड आइटम और बनेंगे। तो ये सारे पोटेंशियल उपाय हैं जो कि कर सकती है गवर्नमेंट। और टॉप आप हमेशा देखो कि टोमेटो, अनियन और प्राइसेस का जो प्राइस है वो कंट्रोल इन्हीं सब तरीकों से किया जाए। गवर्नमेंट मेजर्स की अगर बात करें तो हमारी गवर्नमेंट पिछले कुछ सालों में फार्म बिल्स लेकर आई थी, वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी रहा, बट देयर इज़ अ स्कोप फॉर दिस बिल इन आर एग्रीकल्चरल सेक्टर, क्योंकि ज़रूरत तो है हमें चीज़ों को लीगलाइज करने की, एमएसपी को ज़्यादा लीगैलिटी देने की। तो इस पे सर हम क्या देख सकते हैं कि इसके प्रॉस एंड कॉन्स क्या रहेंगे अगर ये फार्म बिल्स हम इम्प्लीमेंट करते तो? देखिए, फार्म बिल्स वाज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, और इसलिए फार्म बिल्स को कहा जाता है कि इट वाज अ 1991 मोमेंट फॉर द इंडियन एग्रीकल्चर। बिकॉज जैसे इंडियन इकॉनमी को 1991 में ओपन किया गया था, और उसके बाद जो प्राइवेट सेक्टर एक तरीके से ग्रो किया है इंडिया में, वो काफ़ी ज़्यादा सब्सटैंशियल है। उसकी वजह से जो इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन है, दैट इज़ प्राइमरली बिकॉज ऑफ द प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। और वही चीज़ गवर्नमेंट चाह रही थी कि इन फार्म बिल्स के थ्रू किस तरीके से स्टेट का जो कंट्रोल है पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर का, और जो पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर सब्सिडी पे चल रहा है, बिकॉज अगर आप सब्सिडी देखेंगे तो लगभग 4 लाख करोड़ का सब्सिडी हमारा ओनली ऑन फूड एंड फर्टिलाइजर जाता है। तो गवर्नमेंट एक तरीके से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को पंप इन करना चाह रही थी, बिकॉज आज मैंने पहले भी इस चीज़ को जिक्र किया कि आज एग्रीकल्चर सेक्टर एक बहुत बड़े ट्रांजिशन से गुजर रही है, जो एक नई तरीके की चैलेंजेस फेस कर रही है। और उन चैलेंजेस का उपाय केवल प्राइवेट सेक्टर के पास ही है, बिकॉज दे ओनली इनोवेट, दे ओनली हैव दैट फंड, दे ओनली हैव दैट कैपेबिलिटी। उसी दिशा में गवर्नमेंट ने एक अच्छा स्टेप लिया था, जिसके अंदर 3 बिल्स को लाए गए थे। अगर उसमें मैं पहले बिल्स की बात करूँ तो उस पहले बिल में यही कहा गया था कि अभी क्योंकि फार्मर को अगर कोई सामान वो कहीं प्रोडक्शन करता है, तो दैट फार्मर हैज़ टू कंपल्सरली सेल दैट पर्टिकुलर प्रोड्यूस एट द एपीएमसी मंडी। क्योंकि सरकार ने एपीएमसी मंडी को लाया था सो दैट फार्मर्स को प्राइवेट मार्केट में एक्सप्लॉइट नहीं किया जाए। लेकिन आज प्रॉब्लम क्या है कि आज आप देखेंगे तो जितने भी किसान हैं, हमारे छोटे किसान हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा स्कैटर्ड हैं हर जगह, और उनको अपना सामान एपीएमसी मंडी लाने में जो खर्च लगता है वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए वो बीच के बिचौलिए को बेच देते हैं, और लगभग एक डेटा के हिसाब से एक फार्मर को अगर 100 रुपये का वो चीज़ प्रोड्यूस किया है, अगर 100 रुपये में कोई सामान बिकता है मार्केट में, तो उसको केवल 25 रुपये मिलता है। मतलब 75 रुपये का जो पूरा आपका कमीशन है, ये सब मिडिल मैन ले लेते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट ने पहले बिल के थ्रू यही कहा था कि जो फार्मर है वो एपीएमसी मंडी के बाहर प्राइवेट मार्केट्स में भी बेच सकता है, तो दैट उसके पास मार्केट का जो एक्सेस है वो बढ़ जाए। और इससे फ़ायदा क्या होगा कि प्राइवेट सेक्टर अपना खुद का मार्केट ओपन कर सकता है, और उसकी वजह से जो एपीएमसी मंडी का मोनोपोली है और वहाँ जो करप्शन है, वहाँ जो कार्टेलाइजेशन की प्रॉब्लम है, वो एक तरीके से सरकार खत्म कर सकती थी। सेकेंड बिल में यही कहा गया था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जैसे अभी उन्होंने कहा था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जिस तरीके से पेप्सिको ने पंजाब में टोमेटो फार्मर्स के साथ किया है, लेज ने पोटैटो के लिए जो अभी आप न्यूज़ भी पढ़े थे, FL480 आलू का जो उन्होंने पंजाब हरियाणा तरफ ग्रो करवाया था। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को गवर्नमेंट बढ़ाना चाहती थी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का बेसिकली होता है क्या है कि फॉर एग्जांपल इफ आई एम अ बिजनेसमैन, मैं एक पर्टिकुलर 10 फार्मर को हायर करूंगा, और 10 फार्मर्स को मैं कहूँगा एक पर्टिकुलर चीज़ क्वालिटी का आप ये चीज़ प्रोड्यूस करें, और हम आपसे 2 साल के बाद खरीद लेंगे। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि मुझे पता है कि हाँ, मुझे 2 साल के बाद ये चीज़ मिलेगा। और फार्मर्स के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा क्या है कि फार्मर्स को पहला फ़ायदा तो क्या है
कि उसको ऑलरेडी पता है कि एट व्हाट प्राइस ही इज गोइंग टू सेल हिज प्रोड्यूस, बिकॉज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज कि उसको अनप्रेडिक्टेबिलिटी जिस हिसाब से मार्केट में है, एग्रीकल्चर मार्केट में कंप्लीट प्राइस डिस्टॉर्शन है। कभी प्राइस बहुत बढ़ जाता है, जैसे टमाटर का दाम बहुत बढ़ गया और कभी 1 रुपये का भी बिकता है। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो ये मार्केट का फ्लक्चुएशंस है वो खत्म हो सकता था। तो गवर्नमेंट इसलिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लाई प्रमोट करना चाह रही थी। और थर्ड जो गवर्नमेंट कर रही थी कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो एक जमाने में लाया गया था, अब देखोगे एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1950 में लाया गया था, जब इंडिया की एग्रीकल्चर सेक्टर सेल्फ सफिशिएंट नहीं थी। उस कॉन्टेक्स्ट में गवर्नमेंट ने उस पर्टिकुलर बिल को लाया था, सो दैट होर्डिंग का जो प्रॉब्लम है उसको रोका जा सके। तो आज गवर्नमेंट इस अमेंडमेंट के थ्रू एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को अमेंड करके बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को उससे निकाल के बाहर जाना चाह रही थी, सो दैट प्राइवेट सेक्टर ज्यादा से ज्यादा चीजों को होल्ड कर सके। होल्ड नॉट इन द सेंस कि वो उससे प्रॉफिटरिंग करे, बट उससे फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के समय उस चीज को यूज करें एंड ऑल दस थिंग। तो ये जो गवर्नमेंट का तीनों बिल था, इसका एक ही पर्पस था, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना और स्टेट के कंट्रोल को कम करना, सो दैट एग्रीकल्चर सेक्टर में एक तरीके से नए रिफॉर्म, टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन, बेटर मार्केट, बेटर प्राइस रियलाइजेशन फॉर द फार्मर्स हो सके। ऑब्वियस बात है, इस पूरे फार्मर्स बिल में बहुत प्रॉब्लम भी था। फॉर एग्जांपल सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगा और उसमें कुछ डिस्प्यूट होगा तो इसको रिजॉल्व कौन करेगा। सेकंड, एपीएमसी मंडी के बाहर आपने कह दिया बेचो। अब एपीएमसी मंडी स्टेट कंट्रोल करती थी। एक फार्मर 2 हेक्टेयर से छोटा फार्मर, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है, वो अगर प्राइवेट मार्केट में बेचेगा और अगर वो बेचने वाला जो खरीदने वाला है वो एक बड़ा बिजनेसमैन होगा, तो क्या उसको वो एक्सप्लॉइट नहीं करेगा। ये सेकंड कंसर्न था। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट आपने बहुत सारी चीज निकाल दिए थे, तो गवर्नमेंट कैसे इंश्योर करेगी कि उससे जो प्राइवेट सेक्टर है वो उसको होल्ड ना करे, उसका ब्लैक मार्केटिंग ना करे। तो ये कुछ प्रॉब्लम थे, बट जस्ट बिकॉज some issue has problem, it does not mean that bill should have been taken away. But that is again the limitation of democracy जिसके अंदर इंडिया को काम करना पड़ता है। बट आई होप कि गवर्नमेंट इस चीज़ के बारे में रीथिंक करे, और ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। इसको अगेन एक तरीके से रिफॉर्म वे में इसको लॉन्च करना चाहिए, सो दैट इंडिया एग्रीकल्चर सेक्टर में सही में 1991 मूवमेंट आ सके जो कि गवर्नमेंट ने सोचा था। ये थी हमारे फार्म बिल्स की बात। हमने इसके प्रॉस एंड कॉन्स के बारे में भी जाना। हमारी आज की बातचीत को अगर हम समराइज करें तो आज हमने देखा कि सिर्फ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज के जो ये अनप्रेसिडेंटेड प्राइस हाइक हैं, जैसे कि हमारे टमाटर में अभी हम देख रहे हैं, ये एक बहुत ही क्रूशियल और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राइस वॉलेटिलिटी का इशू है, जो हमेशा कहीं ना कहीं, हमेशा साल भर में कभी ना कभी बनता ही रहता है, चाहे वो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के फॉर्म में हो या डिमांड पुल इन्फ्लेशन के फॉर्म में। इसी तरह की बातचीत के लिए हम लोग इस सेगमेंट को लेकर आए हैं। अगली बार हम लोग जरूर मिलेंगे एक नए इशू के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। थैंक यू।